तो चलिए जरा इस पर गहराई से बात करते हैं। आज हमारे पास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक दस्तावेज है। अब ऊपर से देखने में तो ये एक रिसर्च ग्रांट प्रोग्राम लगता है, लेकिन जब आप इसे पढ़ती हैं तो लगता है कि ये भारत की पूरी बौद्धिक दिशा बदलने का एक खाका है। इसका नाम है भारतीय ज्ञान संवर्धन योजना। और ये सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स को फंड देने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमता है कि क्या अतीत के ज्ञान से भविष्य की जटिल समस्याओं को सच में हल किया जा सकता है। दस्तावेज की भाषा बहुत महत्वाकांक्षी है। बहुत ज्यादा। पहली पंक्ति में इसका लक्ष्य साफ कर दिया गया है। अगले 12 वर्षों में भारतीय मन को पूरी तरह से उपनिवेशवाद से मुक्त करना और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करना। ये सिर्फ एक अकादमिक लक्ष्य नहीं लग रहा, ये तो एक सांस्कृतिक मिशन जैसा है। बिल्कुल, और यहीं से ये दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ अतीत की महानता का गुणगान करने के बारे में नहीं है, जैसा कि अक्सर होता है। ये भविष्य के लिए एक भारतीय मार्ग बनाने की बात करता है। तो सवाल ये है कि ये भारतीय ज्ञान प्रणाली या IKS, जिसका ये दस्तावेज बार बार जिक्र करता है, आखिर है क्या? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि भारतीय ज्ञान ये तो बहुत बड़ा शब्द है। इसमें क्या क्या आता है? जब सरकार ये शब्द इस्तेमाल कर रही है तो उनका मतलब क्या है? देखिए, दस्तावेज इसे परिभाषित करने की कोशिश करता है। ये कहता है कि ये भारत के लोगों का ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि ये ज्ञान आता कहाँ से है। दस्तावेज जोर देता है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये गहरे अनुभव, अवलोकन, प्रयोग और कठोर विश्लेषण से पैदा होता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि ये इसे सिर्फ धर्म ग्रंथों या दर्शन तक सीमित नहीं रखता है। ये इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह देख रहा है, अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण। लेकिन फिर भी भारतीय ज्ञान की सीमा क्या है? क्या इसमें सिर्फ संस्कृत ग्रंथ आते हैं या लोक परंपराएं, आदिवासी ज्ञान, वो सब भी इसका हिस्सा है? क्या दस्तावेज इस पर कुछ कहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। दस्तावेज सीधे तौर पर आदिवासी या लोक परंपराओं का नाम तो नहीं लेता, लेकिन जिस तरह से ये ज्ञान के 3 स्तंभों को परिभाषित करता है, उससे कुछ अंदाजा जरूर मिलता है। पहला स्तंभ है परंपरा। हाँ, इसका मतलब है भारत की अटूट ज्ञान परंपराओं की समृद्ध विरासत को अपनाना। इसमें लिखित, मौखिक और कलात्मक परंपराएं शामिल हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये सिर्फ लिखित ग्रंथों से आगे की बात है। अच्छा, और दूसरा स्तंभ है दृष्टि। हाँ, दृष्टि। ये उस अद्वितीय भारतीय दृष्टिकोण की बात करता है जो इस ज्ञान को दुनिया के लिए मूल्यवान बनाता है। मतलब दुनिया को देखने का, समस्याओं को समझने का एक अलग नजरिया। शायद ये प्रकृति और इंसान के रिश्ते को अलग तरह से देखता है, या समुदाय और व्यक्ति के बीच संतुलन को अलग तरह से परिभाषित करता है। ये मौजूदा पश्चिमी मॉडलों का एक विकल्प देने की कोशिश है। और तीसरा जो मुझे लगता है इस पूरी योजना का केंद्र है, वो है लौकिक प्रयोजन, यानी इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल। बिल्कुल। और यही चीज इसे सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास होने से बचाती है। इसका उद्देश्य भारत और दुनिया की वर्तमान और उभरती समस्याओं का समाधान खोजना है, चाहे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर अर्बन प्लानिंग। सवाल ये नहीं है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, सवाल ये है कि क्या उनका ज्ञान आज हमारे काम आ सकता है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो ये योजना अतीत को म्यूजियम में सजाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे भविष्य के लिए एक टूल किट बनाने में इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल उठता है। ये मन को उपनिवेशवाद से मुक्त करने वाली बात सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती है, पर इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आधुनिक विज्ञान या पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से खारिज कर दें? क्या दस्तावेज इस संतुलन के बारे में कुछ कहता है? देखिए, ये इस पूरी बहस का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है। दस्तावेज सीधे तौर पर आधुनिक विज्ञान को खारिज करने की बात नहीं करता है, बल्कि जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे लगता है कि ये दोनों के बीच एक संवाद, एक डायलॉग बनाने की कोशिश है। ये नहीं कह रहा कि न्यूटन के नियम गलत हैं, बल्कि ये पूछ रहा है कि क्या गति या ब्रह्मांड को समझने के लिए भारतीय दर्शन में भी कोई ढांचा मौजूद है, और क्या वे दोनों मिलकर हमें गहरी समझ दे सकते हैं। उपनिवेशवाद से मुक्ति का मतलब शायद ये है कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों को विज्ञान के इतिहास में सिर्फ एक फुटनोट की तरह न देखा जाए, बल्कि उन्हें ज्ञान के एक वैध, स्वतंत्र और उपयोगी स्रोत के रूप में मान्यता दी जाए। ठीक है,
तो ये अलगाव के बजाय एकीकरण की बात है। ये कहना कि हमारे पास भी मेज पर लाने के लिए कुछ मौलिक है। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार इसे जमीनी स्तर पर कैसे बढ़ावा देगी। यहीं पर इस कार्यक्रम की बनावट बहुत दिलचस्प हो जाती है। कौन आवेदन कर सकता है और वे किस तरह के काम की उम्मीद कर रहे हैं? कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है मूल, गंभीर और गहरे विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, और जोर इस बात पर है कि ये शोध अंत में जाकर किसी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट या समकालीन समस्या के समाधान की ओर ले जाए। इसके लिए फंडिंग भी काफी अच्छी है। हर प्रोजेक्ट के लिए 2 साल में 25 लाख रुपए तक। और पात्रता के नियम पारंपरिक अकादमिक अनुदानों से बहुत अलग है। ये बात मुझे सबसे अनोखी लगी। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। आमतौर पर ऐसे अनुदान सिर्फ विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों तक ही सीमित होते हैं, लेकिन यहाँ गुरुकुल या पाठशाला के आचार्य और कम से कम 5 साल के अनुभव वाले कलाकार भी प्रमुख अन्वेषक यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स हो सकते हैं। एक गुरुकुल के आचार्य और एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को एक ही मंच पर लाना, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या ये अकादमिक जगत की बंद दुनिया को तोड़ने की कोशिश है और ज्ञान के उन स्रोतों को भी शामिल करना है जो अक्सर हाशिए पर रहते हैं? मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य यही है, ये स्वीकार करना कि ज्ञान सिर्फ विश्वविद्यालयों में नहीं है। सोचिए, एक पारंपरिक मूर्तिकार जो शिल्प शास्त्रों के हिसाब से काम करता है, उसके पास मटेरियल साइंस और एस्थेटिक्स का गहरा व्यावहारिक ज्ञान हो सकता है, जो शायद किसी इंजीनियर के पास न हो। ये योजना उन दोनों को एक साथ लाने का एक मंच देती है। ये ज्ञान के 2 अलग-अलग इकोसिस्टम को मिलाने की कोशिश है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। दोनों की भाषा, काम करने का तरीका, ज्ञान को परखने के पैमाने सब बहुत अलग होते हैं। निश्चित रूप से, और शायद इसीलिए एक शर्त बहुत महत्वपूर्ण है जो इस कार्यक्रम की गंभीरता को दिखाती है। टीम में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी अनुवाद की मदद के मूल ग्रंथ पढ़ सके, चाहे वो संस्कृत हो, प्राकृत, तमिल या कोई और भारतीय भाषा। वाह, ये तो एक बहुत सख्त शर्त है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ विचारों के सारांश या अंग्रेजी अनुवाद से संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि लोग सीधे स्रोत तक जाएं। लेकिन क्या इससे बहुत से काबिल शोधकर्ता बाहर नहीं हो जाएंगे जिनके पास ये भाषाई कौशल नहीं है? हाँ, ये एक बाधा हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। ये सतही विश्लेषण को हतोत्साहित करता है। ये कहता है कि अगर आप सूर्य सिद्धांत पर काम करना चाहते हैं तो आपको किसी के अनुवाद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको खुद उस ग्रंथ को समझने में सक्षम होना चाहिए। ये उस बौद्धिक गहराई पर जोर देता है जिसे वे बढ़ावा देना चाहते हैं। तो वो गुणवत्ता पर मात्रा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब आते हैं सबसे व्यवहारिक सवाल पर। वे असल में किस तरह की परियोजनाओं को फंड करना चाहते हैं? क्या दस्तावेज हमें कुछ उदाहरण देता है? हाँ, और उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने 16 विषयगत क्षेत्र सूचीबद्ध किए हैं जो बहुत विविध हैं। एक तरफ आन्वीक्षिकी विभाग है जो वैदिक दर्शन और कॉग्निटिव साइंस से जुड़ा है। दूसरी तरफ वास्तु विभाग यानी सिविल और आर्किटेक्चरल साइंस है, और कुछ बहुत ही आधुनिक लगने वाले क्षेत्र भी हैं, जैसे कि शैक्षणिक क्रीडनीयक विभाग, जिसे वे एड्यूटेनमेंट विज्ञान कहते हैं। ये नाम ही दिखाता है कि वे पारंपरिक ज्ञान को आज के माध्यमों से जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते इसे लेकर बहुत स्पष्ट है। मिसाल के तौर पर गणित भौतिक ज्योतिष विभाग के तहत सिर्फ प्राचीन भारतीय खगोलविदों के नामों की एक लिस्ट बना देना ये कोई आईकेएस परियोजना नहीं मानी जाएगी। वो तो बस जानकारी इकट्ठा करना हुआ, शोध तो नहीं। तो फिर एक मजबूत परियोजना क्या होगी? एक मजबूत आईकेएस परियोजना वो होगी जिसमें सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ में दी गई खगोलीय गणनाओं का अध्ययन करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए आधुनिक अवलोकन डेटा जैसे सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का सीधा संवाद है। ये परंपरा और आधुनिकता का सही मेल है। ये अतीत को आज के उपकरणों से परखने जैसा है। इंजीनियरिंग के बारे में भी एक दिलचस्प उदाहरण है ना? हाँ, यांत्रिक एवं नव्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत सिर्फ एक मॉडर्न मशीन डिजाइन करना आईकेएस नहीं है, लेकिन शास्त्रीय ग्रंथों में बताए गए प्राचीन यंत्रों का पुनर्निर्माण करना और उनका फंक्शनल एनालिसिस करना, ये एक मजबूत आईकेएस परियोजना है। एक मिनट, जब हम प्राचीन यंत्रों की बात करते हैं तो क्या हम यहाँ प्राचीन विमानों या ऐसी किसी चीज की बात कर रहे हैं जिसका अक्सर जिक्र होता है, या ये अधिक व्यावहारिक मशीनों के बारे में है?
जैसे राजा भोज के सम्रांगण सूत्रधार जैसे ग्रंथों में कई तरह के यंत्रों का जिक्र है, पानी उठाने के उपकरण या ऑटोमेटिक पपेट्स। तो परियोजना इन वर्णनों को लेकर उनका 3D मॉडल बनाने या एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने पर हो सकती है, और फिर ये विश्लेषण करना कि वे कितने कुशल थे। ये कल्पना से ज्यादा इंजीनियरिंग और ऐतिहासिक पुनर्निर्माण का काम है। मुझे ये एड्यूटेनमेंट वाला उदाहरण भी बहुत पसंद आया। एक सामान्य गणित का खेल बनाना IKS नहीं है। सही कहा, लेकिन पारंपरिक भारतीय ज्ञान के ढांचों पर आधारित एक क्विज ऐप या बोर्ड गेम विकसित करना, ये एक अच्छी IKS परियोजना है। सोचिए, आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित एक न्यूट्रिशन ऐप या भारतीय दर्शन के षट दर्शन पर आधारित एक डिबेट गेम, ये ज्ञान को जीवंत और आज की पीढ़ी के लिए सुलभ बनाता है। तो मुद्दा सिर्फ सूची बनाना या दोहराना नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान को समझना, उसका पुनर्निर्माण करना, उसे सत्यापित करना और उसे आज के संदर्भ में लागू करना है। यही इस पूरी योजना का सार है। बिल्कुल, नवाचार का असली मतलब यही है। जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए कुछ जरूरी तारीखें और विवरण भी हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है, तो एक अच्छा प्रस्ताव तैयार करने के लिए काफी समय है। हाँ, और सभी विवरण और आवेदन के लिए लिंक उनकी वेबसाइट iksindia.org पर उपलब्ध कराए जाएंगे। दस्तावेज में कहा गया है कि लिंक 15 जनवरी 2026 से सक्रिय होगा, इसलिए वेबसाइट पर नजर रखना जरूरी होगा। इसमें कॉपीराइट के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ी असामान्य बात कही गई है। IKS प्रभाग के पास इस कार्यक्रम के तहत बनाई गई सभी सामग्रियों का पूर्ण कॉपीराइट होगा, लेकिन लेखक अथुर अन्वेषकों के पास रहेगा। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो IKS डिवीजन कॉपीराइट रखिएगा, लेकिन इसे मुफ्त में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। आमतौर पर कॉपीराइट का मतलब होता है नियंत्रण और पहुंच को सीमित करना। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? ये ज्ञान के प्रसार के एक अलग मॉडल को दिखाता है। यहाँ कॉपीराइट का उद्देश्य मुनाफा कमाना या ज्ञान को बंद करना नहीं है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन से बनाया गया ज्ञान किसी एक व्यक्ति या कंपनी की संपत्ति न बन जाए। IKS प्रभाग का कॉपीराइट रखने का मतलब है कि वे ये गारंटी दे सकते हैं कि ये सामग्री हमेशा सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध रहेगी। इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा सकता है और कोई इसे लेकर व्यावसायिक रूप से बंद नहीं कर सकता। ये ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का एक प्रयास है। तो ज्ञान को एक निजी संपत्ति के बजाय एक सार्वजनिक संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। ये पूरी योजना के लौकिक प्रयोजन वाले स्तंभ से मेल खाता है। बिल्कुल, इससे ये सुनिश्चित होगा कि शोध का लाभ केवल कुछ अकादमिक जर्नल तक ही सीमित ना रहे, बल्कि पूरे समाज तक पहुंचे। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, उपनिवेशवाद से मुक्ति का बड़ा लक्ष्य, पारंपरिक विद्वानों को शामिल करना, मूल ग्रंथों पर जोर और ज्ञान को सार्वजनिक बनाने का मॉडल, तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ एक और अकादमिक अनुदान योजना तो कतई नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बौद्धिक इकोसिस्टम बनाने की एक बहुत ही संरचित और महत्वाकांक्षी कोशिश है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां एक संस्कृत विद्वान, एक AI डेवलपर, एक कलाकार और एक इंजीनियर एक ही समस्या पर मिलकर काम कर सकें। ये भारत की गहरी ज्ञान परंपराओं को कॉग्निटिव साइंस से लेकर इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि वीडियो गेम तक की आधुनिक चुनौतियों से जोड़ने का एक संरचित प्रयास है। अंततः ये पहल उस एक बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। क्या प्राचीन ज्ञान भविष्य के लिए स्थायी और समग्र समाधान प्रदान कर सकता है? ऐसे समाधान जो शायद मौजूदा मॉडल नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ अतीत का संरक्षण नहीं है, ये अतीत के संरक्षण और भविष्य के नवाचार के बीच एक सेतु, एक ब्रिज बनाने के बारे में है। ये देखने की कोशिश है कि क्या हम अपनी जड़ों से जुड़कर भविष्य के लिए बेहतर, अधिक टिकाऊ और शायद अधिक मानवीय रास्ते बना सकते हैं। ये एक प्रयोग है और इसके परिणाम जो भी हों वे बहुत दिलचस्प होंगे। ये वाकई एक दिलचस्प पहल है और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर छोड़ जाती है। दस्तावेज इस बात पर बार बार जोर देता है कि टीम के एक सदस्य को बिना अनुवाद के मूल ग्रंथ पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। ये शर्त अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल, इस पर विचार करें। हम अक्सर अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास को समझने के लिए बाहर से आए हुए शब्दों, सिद्धांतों और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी कला को एस्थेटिक्स के पश्चिमी पैमाने पर मापते हैं, अपने दर्शन को फिलॉसफी के खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है जब हम उन चश्मों को उतारकर सीधे मूल विचार को उसकी अपनी भाषा में, उसके अपने संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं?
शायद हम कुछ ऐसा देख पाएं जो अब तक अनुवाद में खो जाता था। हर अनुवाद एक व्याख्या भी होता है ना, मूल स्रोत पर वापस जाना। शायद हमें उन बारीकियों और गहराइयों तक पहुंचने का मौका दे जो किसी और की व्याख्या के माध्यम से हम तक कभी नहीं पहुंच पाते। शायद यही इस योजना का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी योगदान हो सकता है, अपनी विरासत को अपनी आंखों से देखना सिखाना।